आज है 8 अप्रैल बुधवार का दिन। हरकारा के इस ऑडियो अंक में आपका स्वागत है। हरकारा लेकर आया है आज के न्यूज़लेटर का पॉडकास्ट जिसे आपके लिए तैयार किया है निधीश त्यागी के साथ राजेश चतुर्वेदी, गौरव नौडियाल, फलक अफशान और विश्वजीत कुमार ने। जिन खबरों का जिक्र हम यहाँ कर रहे हैं उनके लिंक्स और विस्तृत जानकारी मूल न्यूज़लेटर में। आज की बड़ी खबरों में दुनिया ने राहत की सांस ली है क्योंकि पाकिस्तान की आखिरी वक्त की कूटनीति ने अमेरिका और ईरान के बीच एक संभावित महायुद्ध को फिलहाल टाल दिया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा दी गई विनाश की डेडलाइन से कुछ ही मिनट पहले 2 हफ्ते के अस्थायी युद्धविराम पर सहमति बनी है। हालांकि इस शांति के बीच लेबनान में इजरायली हमले और तेज हो गए हैं। वहीं भारत के घरेलू मोर्चे पर पश्चिम बंगाल में चुनावी सरगर्मी और चुनाव आयोग के साथ टीएमसी की तीखी बहस ने माहौल गर्मा दिया है। आज के अंक में हम छत्तीसगढ़ के बस्तर में आ रहे बदलाव, अडानी समूह पर चल रहे कानूनी विवाद और ओडिशा में वेदांता माइनिंग प्रोजेक्ट को लेकर हुई हिंसक झड़प समेत कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। न्यूयॉर्क टाइम्स, अल जजीरा और एक्सियोस की विस्तृत रिपोर्टों के अनुसार दुनिया मंगलवार रात तबाही के मुहाने पर खड़ी थी। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान की सभ्यता को मिटाने के लिए रात 8 बजे की समय सीमा तय कर दी थी। लेकिन डेडलाइन से मात्र 90 मिनट पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ और सेना प्रमुख असीम मुनीर ने सीधे राष्ट्रपति ट्रंप से संवाद कर उन्हें इस भारी हमले को रोकने के लिए राजी किया। इसके परिणामस्वरूप अमेरिका और ईरान के बीच 2 सप्ताह के अस्थायी युद्धविराम पर सहमति बनी है। एक्सियोस के पत्रकार बराक रावेद के अनुसार ईरान के नए सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामेनेई ने पहली बार अपने वार्ताकारों को समझौते की दिशा में आगे बढ़ने की गुप्त मंजूरी दी है। युद्धविराम के बावजूद लेबनान में खून खराबा थमा नहीं है। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने स्पष्ट कर दिया है कि यह युद्धविराम लेबनान पर लागू नहीं होता, जहां इजरायली सेना ने बुधवार को हिजबुल्लाह के ठिकानों पर भीषण हमले किए। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार इसमें 254 से अधिक लोग मारे गए हैं। इसके जवाब में ईरान ने फिर से होर्मुज जलमरूमध्य को बंद कर दिया है। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची का कहना है कि इजरायल बेरूत पर हमले जारी रखकर युद्धविराम की शर्तों का उल्लंघन कर रहा है। होर्मुज बंद होने से वैश्विक तेल आपूर्ति संकट में पड़ गई है, जिससे कच्चे तेल की कीमतों पर असर पड़ना तय है। इजरायल के भीतर प्रधानमंत्री नेतन्याहू को भारी राजनीतिक आक्रोश का सामना करना पड़ रहा है। अल जजीरा में साइमन स्पीकमैन कॉडल की रिपोर्ट बताती है कि विपक्ष के नेता यायर लैपिड ने इस युद्धविराम को इतिहास की सबसे बड़ी राजनीतिक आपदा करार दिया है। आलोचकों का कहना है कि सैन्य सफलताओं के बावजूद प्रधानमंत्री रणनीतिक रूप से विफल रहे हैं और ईरान अब भी परमाणु व मिसाइल खतरा बना हुआ है। किंग्स कॉलेज लंदन के एहरोन ब्रेगमैन के अनुसार इजरायली इस युद्धविराम से निराश हैं क्योंकि युद्ध का एक भी मूल लक्ष्य पूरा नहीं हुआ है और ईरानी शासन अभी भी कायम है। वैश्विक आर्थिक मोर्चे पर ईरान और चीन ने डॉलर के वर्चस्व को चुनौती देने के लिए हाथ मिला लिया है। अल जजीरा में जॉन पावर की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान अब होर्मुज जलमरूमध्य से गुजरने वाले जहाज़ों से पारगमन शुल्क के रूप में चीनी युआन वसूल रहा है। हार्वर्ड के प्रोफेसर केनेथ रोगोफ का कहना है कि यह कदम अमरीकी प्रतिबंधों से बचने और पेट्रो युआन को बढ़ावा देने की एक बड़ी रणनीतिक चाल है। चीन खुद को एक पीसमेकर के रूप में पेश कर रहा है, लेकिन असल में वह वैश्विक वित्तीय प्रणाली में डॉलर की शक्ति को कमजोर करने का अवसर तलाश रहा है। उत्तर प्रदेश के बरेली से एक दिल दहला देने वाली खबर आई है। पीटीआई और टीएनआई की रिपोर्ट के अनुसार भोजीपुरा इलाके में एक 16 वर्षीय छात्रा के साथ 7 लोगों ने कथित तौर पर सामूहिक बलात्कार किया। आरोपियों ने पहले पीड़िता का वीडियो बनाया और फिर उसे वायरल करने की धमकी देकर दोबारा इस घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने असद हैदर, चांद और कैफे मालिक सैफी समेत 7 लोगों के खिलाफ पॉक्सो एक्ट और भारतीय न्याय संहिता के तहत मामला दर्ज किया है। फिलहाल फरार आरोपियों की तलाश जारी है। भारत निर्वाचन आयोग और तृणमूल कांग्रेस के बीच हुई बैठक कड़वाहट के साथ समाप्त हुई। मुकेश रंजन की रिपोर्ट के मुताबिक टीएमसी सांसद डेरेक ओ ब्रायन ने आरोप लगाया कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने उन्हें बैठक से निकल जाने के लिए कहा। विवाद बंगाल में मतदाता सूची से हटाए गए करीब 61 लाख नामों को लेकर है। टीएमसी का आरोप है कि आयोग भाजपा के पक्ष में काम कर रहा है। दूसरी ओर आयोग ने कहा है कि 2026 के विधानसभा चुनाव पूरी तरह भय और हिंसा मुक्त होंगे। पश्चिम बंगाल में 23 और 29 अप्रैल को मतदान होना तय है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल चुनाव के लिए बड़ी घोषणा की है। द इंडियन एक्सप्रेस में लिज मैथ्यू की रिपोर्ट के अनुसार शाह राज्य में लगातार 15 दिनों तक डेरा डालेंगे, जो उनका अब तक का सबसे लंबा प्रवास होगा। वे उत्तर बंगाल के रणनीतिक इलाकों में रात गुजारेंगे और 175 सीटें जीतने का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि भाजपा इस बार
ममता बनाम मोदी का मुकाबला बनाने से बच रही है, ताकि हार की स्थिति में प्रधानमंत्री की छवि पर आंच न आए, इसलिए अमित शाह खुद मोर्चे पर डटे हैं। द टेलीग्राफ में संजय मद्रासी पांडे की रिपोर्ट छत्तीसगढ़ के बस्तर में आ रहे बदलाव को रेखांकित करती है। माओवादी नेता माडवी हिड़मा के गढ़ पुवर्ती में अब सुरक्षा बलों का कैंप है और बंद पड़े स्कूल फिर से खुल रहे हैं। दशकों से बंद पड़े रास्ते जैसे बारसूर मार्ग अब बहाल हो चुके हैं। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा का कहना है कि बस्तर से नक्सलवाद तो कम हुआ है, लेकिन बारूद के घावों को भरने में समय लगेगा। सरकार अब 49,000 करोड़ रुपए की बोधघाट परियोजना के जरिए इलाके की आदिवासी अर्थव्यवस्था को सुधारने की कोशिश कर रही है। ब्रिटेन में एक अनोखा कानूनी मामला सामने आया है। पीटीआई की खबर के मुताबिक भारतीय मूल की एक बुजुर्ग हेल्थ वर्कर ने अपने घाना मूल के सहकर्मी के खिलाफ आंटी कहने पर उत्पीड़न का केस जीत लिया है। वॉटफोर्ड एम्प्लॉयमेंट ट्रिब्यूनल ने माना कि बार बार आंटी कहना उम्र और लिंग के आधार पर अपमानजनक था। ट्रिब्यूनल ने वेस्ट लंदन एनएचएस ट्रस्ट को पीड़ित महिला को 1425.15 पाउंड का मुआवजा देने का आदेश दिया है। जज ने कहा कि भले ही सांस्कृतिक रूप से यह शब्द सम्मानजनक हो, लेकिन कार्यस्थल पर सहकर्मी की इच्छा के विरुद्ध इसका इस्तेमाल गलत है। कारोबारी गौतम अडानी ने अमेरिकी मार्केट रेगुलेटर के धोखाधड़ी मामले को खारिज करने की मांग की है। स्क्रोल की रिपोर्ट के अनुसार अडानी ने न्यूयॉर्क की अदालत में दलील दी है कि यह मामला अमेरिकी कानूनों के दायरे में नहीं आता। उनके वकीलों का कहना है कि जिस बॉन्ड बिक्री पर सवाल उठाए गए हैं, वह अमेरिका से बाहर हुई थी और अडानी ने किसी अमेरिकी निवेशक से मुलाकात नहीं की थी। अमेरिकी कमीशन ने अडानी पर भारत में सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट्स के लिए रिश्वत देने के आरोप लगाए थे। आर्टिकल 14 की रिपोर्ट असम के गोलपाड़ा जिले से मानवीय संकट की तस्वीर पेश करती है। यहां बेदखली अभियानों की वजह से 20,000 से ज़्यादा परिवार बेघर हो चुके हैं। विस्थापित अबुल कलाम का सवाल है कि अगर उन्हें बांग्लादेशी घुसपैठिया मानकर हटाया जा रहा है, तो फिर उनके वोट क्यों मांगे जा रहे हैं। करीब 97,000 लोग डी वोटर के रूप में चिन्हित हैं और तिरपाल के नीचे रहने को मजबूर हैं। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा इसे जमीन बचाने की कार्रवाई बता रहे हैं। ओडिशा के रायगढ़ से एक बड़ी और चिंताजनक खबर है। स्क्रोल की रिपोर्ट के अनुसार वेदांता लिमिटेड की प्रस्तावित सिजिमली बॉक्साइट खदान के लिए बनाई जा रही सड़क को लेकर पुलिस और ग्रामीणों के बीच हिंसक झड़प हो गई। इस संघर्ष में 58 पुलिसकर्मियों समेत लगभग 70 लोग घायल हुए हैं। विवाद उस सड़क पर है जो सीधे माइनिंग प्रोजेक्ट तक पहुंचती है। पुलिस का दावा है कि वे एक वांछित नेता को पकड़ने गए थे, जबकि ग्रामीणों का आरोप है कि पुलिस विरोध दबाने आई थी। इलाके में धारा 144 लागू कर दी गई है। महाराष्ट्र के नासिक में सिंगस्त कुंभ की तैयारियों के बीच पर्यावरण को लेकर बड़ा फैसला आया है। स्क्रोल की रिपोर्ट के मुताबिक एनजीटी की पुणे बेंच ने शहर में पेड़ों की कटाई पर 28 अप्रैल तक रोक लगा दी है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि विकास के नाम पर करीब 5,000 पेड़ काटने की तैयारी है और 1,500 पेड़ पहले ही बिना कानूनी प्रक्रिया के काटे जा चुके हैं। ट्रिब्यूनल ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि अगली सुनवाई तक एक भी पेड़ को न छुआ जाए। केरल की चुनावी फिजा में धार्मिक ध्रुवीकरण की कोशिशें तेज हो गई हैं। मकतूब मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार केरल विधानसभा चुनाव में बीजेपी उम्मीदवारों पर मुस्लिम विरोधी अभियान चलाने के आरोप लगे हैं। गुरुवायूर सीट से बीजेपी उम्मीदवार बी गोपालकृष्णन के एक बयान पर विवाद खड़ा हो गया है, जिसमें उन्होंने सवाल उठाया कि 50 सालों में यहां से कोई हिंदू विधायक क्यों नहीं चुना गया। निर्वाचन आयोग के निर्देश पर पुलिस ने गोपालकृष्णन के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। आज के पॉडकास्ट में इतना ही। देश और दुनिया की इन महत्वपूर्ण खबरों को हम आप तक लाते रहेंगे। हमें अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। सुनते रहिए हरकारा न्यूज़, जहां आपको मिलती है शोर से दूर खबरों की सही रोशनी। फिर मिलेंगे। नमस्कार।